कैसे पूछो? मैम चलो, बता दो। मैं मैम बता बताऊं? दो। कार्ड में देख लेना भाई, मैं तो वहीं जा रही हूँ, फोटो उसमें नहीं डालूंगी। लिखा हुआ। मैम उसमें यार सिर्फ लिखा सिकंदर हुआ बन है के रहा कर, काली आगरा मरीन के बन पास, के रहा आगरा के मैथ्स पास है, चुप मैथ्स। हो जाओ। आगरा के कर। ए पास। बहुत हो गया, अभी जा अभी जा, मैं तो तंग आ गई अब। मालूम बोला हवा भी लग रही मेरे तो मुंह कान में। हाँ हाँ हाँ, कौशल, चलो आओ। मैम क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बेटा माइक कौन था तेरा जब तू पीछे गप्पे मार रही थी? सेल पढ़ रहे थे हम, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यस मैम। है ना? यस, ओके। तो सेल में ऑर्गेनेल्स हम पढ़ रहे थे, मुझे थोड़ा सा रिवाइज कराना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ चुके हैं हम सेल में? जल्दी से रिवाइज कराओ मुझे। अरे मैं वो छोटा बच्चों से रिवीजन की जरूरत होती है भैया। हाँ, मैम यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, हमने थोड़ा पढ़ा था प्रोक्रियोटिक सेल के बारे में, जिसमें तो तुम्हें मैंने यूब्रिक मोनीरा किंगडम पढ़ने के लिए कहा था, पढ़ा है? यो मैम। आएगा इस चैप्टर के लास्ट में, आएगा मोनीरा किंगडम पूरा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मैम साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक एंटोन हाँ, मैन। सेल थ्योरी पढ़ी और हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? मैम प्रोकैरियोटिक सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पढ़ा। न्यूक्लियस के अंदर हमने और क्या पढ़ा? न्यूक्लियस। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने पढ़ी, करेक्ट? अभी तक हमने इतना किया है ना। इट्स क्वाइट अ बिग यस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, काफी बड़ा पार्ट है। आज हम लोग जिससे स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, और इन दोनों का जन्म कैसे हुआ, इनका बर्थ कैसे हुआ, जिसकी थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो उस दिन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अनीश ने हमें समझाई थी, ठीक है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को दोबारा से एक बार किसी और बच्चे से बोलेंगे हमें पढ़ाने के लिए। उसके बाद हम लोग करेंगे आज, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक साथ ही चार ऑर्गेनेल्स को पढ़ने का सिस्टम होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करेंगे तो हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट इतना कवर करें, फिर जो बचता है देखते हैं, जो साइटोस्केलेटन फ्लैजिला वगैरह सारा पार्ट है, डोंट वरी, सब कवर करेंगे अच्छे से, चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आने हैं आराम से हो जाएंगे इससे, ठीक है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब जिन बच्चों के, अच्छा बोर्ड्स की डेट आ गई है ना, मेन एग्जाम यस बोर्ड, मैम। राइट? यस तो मैम। तुम्हारे आई थिंक स्टार्ट हो रहे हैं 17 मई से। नो मैम 10 मार्च। नो मैम 10 मार्च से। 10 सॉरी सॉरी सॉरी, मार्च से। मैं एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के हिसाब से देख रही थी। चलो 10 मार्च से लेकर लास्ट कब है? 29। 29th। 29 मार्च। 29 मार्च। तो मैं लगा लेती हूँ, मैं 10 को हटाती हूँ, मैं लगा लेती हूँ 1 मार्च, ठीक है। तो यहाँ से तो तुम पढ़ाई पे होंगे बिल्कुल, राइट? तो 1 मार्च टू 29 मार्च, मतलब कि तुम्हारी 12th ही चल रही होगी, तुम्हारे माइंड में भी और तुम्हारे स्टडी में भी, और चलनी भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में हम बहुत अच्छे नंबर ही लेकर आएंगे, अपने आप आएंगे। वैसे तो लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन जब अभी आप कर रहे हो वो काम अच्छे से करो, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आपका नीट 50% प्रिपेयर्ड है। ऐसा लगता है ना कि वहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, नीट में तो सब्जेक्टिव एमसीक्यूज आएंगे, तो उसका क्या रिलेशनशिप है? कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप है, कॉन्सेप्ट तो वही आएगा ना। वो कॉन्सेप्ट तो तुमसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूछ रहा है, जब तुझे ट्रांसक्रिप्शन आता है तो तू उस पर पैराग्राफ भी लिख सकती है और तू उस पर टिक मार्क क्वेश्चन भी कर सकती है, राइट? सो मैं मार्च लगा लेती हूँ कि तुम सिर्फ 12th पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो 12th को डेडिकेटेड है। यानी कि जो हमारे पास बच रहा है वो बचता है हमारे पास जनवरी एंड फेब्रवरी। फेब्रवरी के मिड तक मैं नए टॉपिक कराऊंगी, उसके बाद सिर्फ रिवीजन स्टार्ट होगी। तो जनवरी फेब्रवरी, जन तो हमारा है 11th को डेडिकेटेड है, ठीक है, और फेब्रवरी हमारे रिवीजन को डेडिकेटेड है, ओके। सो जनवरी में जो बच्चे अभी भी ढीले हैं वो समझ ले ये बात, कि अगर आप लोग ध्यान से सुन लो, जितने भी अभी भी थोड़े ढीले हैं सोच के बाद में करेंगे, अगर जनवरी में ढंग से 11th पढ़ लोगे, फिर आएगा तुम्हारे पास टाइम दोबारा से वो चीजें पढ़ने का अप्रैल में। अगर तुमने इस बार हासिल कर लिया एक मंथ, है ना, आज क्या 4 जनवरी हो गई है ना, अगर तुमने एक महीने मेहनत करी तो अप्रैल में तुमको सिर्फ 11th रिवाइज करनी है, और नीट क्रैक है इसी साल। फिर एक साल ड्रॉप करके एक साल जिंदगी के लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, उस एक साल में ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा मेडिकल का, समझ रहे हो? डायसेक्शंस, ऑटोप्सी सब करना सीख जाओगे। तो अगर चाहते हो अप्रैल में सिर्फ रिवीजन हो, तो तुम्हारी लाइफ इजी हो जाए, तो जनवरी में मेहनत कर लेना। जिसने जनवरी में कर ली वो अप्रैल इजी हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, मतलब ये सोचना कि हम बाद में कर लेंगे, अभी रहने देते हैं, ये वाली चीज मत करना, अभी टाइम नहीं है वो। सो अगर तुमने 4 दिन जनवरी के खराब कर दिए तो रिमेंबर अभी भी 26 पड़े हैं लगभग, है ना? जनवरी, हाँ भैया 31 का होता महीना। 27।
27 पड़े हैं, हाँ ठीक है। तो अभी भी इतना समय पड़ा है, तो तुम मेहनत कर सकते हो। अभी डिस्टर्ब हो जाओ, थोड़ी सी नींद खराब कर लो, बेशक 8 घंटे की नींद नहीं पड़ रही, 6 घंटे सो ले, किसी दिन 5 घंटे सो ले, लेकिन जनवरी में मेहनत कर लो। अप्रैल बहुत आसान निकल जाएगा। जो जनवरी में मेहनत नहीं करेगा वो अप्रैल में पैनिक कर जाएगा, पेपर खराब हो जाएगा, और पेपर क्रैक हो सकता है उन सब बच्चों का जो यहाँ बैठे हैं, वो सब बच्चे जो किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए हैं। अगर मेहनत कर रहे हो तो तुम सबका क्रैक हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना अपने दिमाग में, कहीं लिख के रखते हो लिख के रख लो। जनवरी में परेशान हो जाओ, अप्रैल आराम से निकल जाएगा और पेपर बहुत आराम से निकलेगा। कब है पेपर नीट का? 7th of May। 7 मई, ठीक है। और हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना फुल सिलेबस टेस्ट की, कि 7 मई को तुम्हारा एक और फुल सिलेबस टेस्ट ही होगा। तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि पेपर हो गया, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत रिलैक्स फॉर्म में हो जाएगा अगर तुम्हारा टॉपिक प्रिपेयर है। कभी कभार लगता है ना कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया नीट में, या एम्स वाले इतना आसान क्वेश्चन पूछते थे। वो क्वेश्चन आसान नहीं होता, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, इसलिए तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। किसी बच्चे के लिए वो क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल है, आउट ऑफ सिलेबस है किसी के लिए, तो उसने देखा ही नहीं ऐसी बात। तो जब तुम्हें क्वेश्चन आसान लगने लग जाए, समझ जाओ कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है उसमें। सो इफ यू रियली वांट कि 7 मई को तुम्हें क्वेश्चन आसान लगे, तो इन 4 महीने मेहनत कर लो, डिफिकल्ट आसान हर तरीके के क्वेश्चन करने की। उसके बाद अपने आप 7 मई का पेपर आसान हो जाएगा, राइट। चलो यो मैम। मूविंग ऑन। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब चलते हैं हम लोग क्रोमेटिन वगैरह में, टर्म्स भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हमने डिस्कस कर ली थी। क्या होती है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन? हर क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेयर रीजन होता है उसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और अगर एक और जगह पे उस पर ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो डीएनए का पार्ट है ये नॉन कोडिंग होता है, इसका क्या नाम है? सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें क्रोमोसोम के बारे में ना कुछ रुक जाओ, एक दो बात और बतानी थी, दैट इज मुझे बताना, ये हेडिंग भूल जाओ, ठीक है, हेडिंग को काट देते हैं, और कोई हेडिंग की जरूरत नहीं। मुझे जस्ट टेल मी वन थिंग। अरे स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। ठीक है, ठीक है। एक डब्बे में ये पड़ा है, एक बॉक्स में ये पड़ा है, एक बॉक्स में ये पड़ा है, एक बॉक्स में ये पड़ा है। बताओ भी पहले डब्बे में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? 1। 1 में है 1 क्रोमोसोम। दूसरे डब्बे में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 2। अच्छा 2 है। तीसरे डब्बे में कितने हैं? तीसरे डब्बे में भी 2 क्रोमोसोम है। ओके, कैसे काउंट करते हैं क्रोमोसोम? जो क्रोमोसोम होता है, देखो ये बेसिक सी बायो है, ये सबको आनी चाहिए। जो भी क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की ये जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम आर्म्स कहते हैं, ठीक है, ये आर्म्स होती है। तो हम कभी भी क्रोमोसोम को आर्म्स पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। 1 क्रोमोसोम को अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करते हो तुम बाय सेंट्रोमियर, कितने सेंट्रोमियर है उसके बेसिस पे आप क्रोमोसोम को कैलकुलेट करोगे। तो फर्स्ट वाले केस में कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं? 1। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन 1। सेकंड वाले केस में कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं? 1। 2 कैसे दिख रहे हैं भाई? ओ कैटरेक्ट तेरी आंखों में है, ध्यान से देख इधर, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर नमूने। बेटा 1 दिख रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 1 है। एक्सेप्ट करना मुश्किल है ना, सेल साइकिल में सिखाऊंगी कैसे ये 1 हुआ, लेकिन ये 1 है, 1 क्रोमोसोम। थर्ड वाले बॉक्स में कितने दिख रहे हैं? 2। क्रोमोसोम हुए 2 क्रोमोसोम। सो यू डोंट काउंट ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स, यू काउंट बाय कैलकुलेटिंग सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये जो पहला वाला क्रोमोसोम है इसको तो मैं एक क्रोमोसोम कहूंगी। अब ये देखो, अब जो सेकंड वाला है इसमें एक ही सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमोसोम अटैच है ना, तो पता है क्या होता है, ये एक ही क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेता है ड्यूरिंग सेल साइकिल, सेल डिवीजन। जब सेल साइकिल चल रही होती है ना उस टाइम पे, जैसे कि मेरा एक सेल है, मेरा स्किन का सेल है, उसने माइटोसिस करनी है। इधर देखना जरा ध्यान से, मेरा ये स्किन का सेल है, अभी मैं जर्म सेल पे नहीं जा रही, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। स्किन सेल है, इसने करनी है माइटोसिस। माइटोसिस करेगा ये, माइटोसिस करके कितने सेल बना देगा? 2।
2 डॉटर दो। सेल बनाएगा, सिंपल सी बात है यार। ये 2 डॉटर सेल को जिंदा रहने के लिए सब कुछ चाहिए ना, जो स्किन सेल के पास था, इसे पेरेंट सेल बोलते हैं, राइट। सब कुछ चाहिए, तो पेरेंट सेल के पास साइटोप्लाज्म है, चल चला गया। पेरेंट सेल के पास ऑर्गेनेल है, चल चलेगी। पेरेंट सेल के पास डीएनए भी तो है, तो दोनों डॉटर सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए। मैम। दैट मीन्स एक स्टेप हम बीच में भूलते हैं हमेशा, और उसको मैं यहां बना रही हूँ कि दैट मीन्स एक टाइम आएगा जब ये जो पेरेंट सेल है इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, है ना, तभी तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने बच्चों में, करेक्ट। यस मैम। है ना, तो इसीलिए जो क्रोमोसोम होता है ना वो डबल ऐसे होता है, एक ही सेंट्रोमेयर पे एक और कॉपी बन जाती है, मतलब क्रोमोसोम था, इसने अपने साथ ही क्रोमोसोम बना लिया, साथ रहते हैं ये। फिर जब सेल डिवीजन के हम साइकिल आते हैं ना, एनाफेज, ये ऐसे एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। तो ये एक ही क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो जीन, अगर यहाँ पर हेयर कलर का जीन है तो एग्जैक्टली सामने वाले पे भी हेयर कलर का जीन होगा, ठीक है, चाहे मेरे स्किन में वो कोड ना करे, लेकिन जीन तो होगा ना, राइट। तो क्रोमेटिड किसको कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं, देखो इस एक क्रोमोसोम को मैं कहूंगी, जब ये एक साथ लगे होते हैं तो मैं कहूंगी ये एक क्रोमेटिड है, ओके। और इधर वाला जो क्रोमेटिड है मैं कहूंगी ये दूसरा क्रोमेटिड है, समझ आया। और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, तो मैं इनको कह सकती हूँ सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये। मैम। सुनी हुई है ना टर्म, यस मैम। यस मैम। सिस्टर क्रोमेटिड्स है, राइट। तो स्क्रीनशॉट लो इसका, लो स्क्रीनशॉट लो। जिसको फिर भी अगर ये नहीं समझ आया, जब मैं सेल साइकिल कराऊंगी और मैं इन चीजों को अलग करवाऊंगी तब समझ आ जाएगा। अभी के लिए लिख लो कि तुमने एक टर्म कहीं सुनी थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट भी है, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम काउंट कर सकते हैं अब, ठीक है। चलो ये तो छोड़े भी कर लेंगे, आओ तब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो न्यूक्लियस का फंक्शन अपना अलग, क्रोमोसोम का अपना अलग, वो चल रहा है, हमने उसकी बात नहीं करी। अब हम जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग ऑर्गेनेल के ऊपर, ठीक है। इस पे जाने से पहले मैंने होमवर्क दिया था, गुरप्रीत के अलावा और किसने किया, क्योंकि गुरप्रीत ने तो बहुत अच्छे से किया। होमवर्क था सबसे पहले, बताओ भी यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? ये नीट का बार बार आने वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ होता है? हाँ होमोलोगस ही है ये अंशुल, सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस, वेरी गुड गुरप्रीत। सेकेंड इज ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक प्रोसेस होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, अनीश कहाँ होता है? मैम साइटोप्लाज्म में नहीं पढ़ा ना तूने? मॉडिफिकेशन। नहीं पढ़ा ना? पढ़ के नहीं मॉडिफिकेशन तो इसमें होगी, मैम पढ़ा है। हाँ? न्यूक्लियस में होगा, उसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो बाहर जाके होगी। हाँ तो ये भी न्यूक्लियस में होती है। अब जो मैच्योर एमआरएनए बन गया है, जिसके पास एक टेल भी है और इसके पास एक टोपी भी लगी है, ठीक है, अब उसकी जो ट्रांसलेशन है वो होती है हमारी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये लिख लो, ये नीट के क्वेश्चन है, लोकेशन पे आते ही आते हैं। इसने होमवर्क नहीं किया था, वेरी बैड, आपने कुछ सीखना छोड़ दिया। मैंने तो तुम्हें डायरेक्ट बताया ना, जिसने होमवर्क किया होगा उसने 4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी होंगी, उसने ज्यादा सीखा तुमसे, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ अब देखो, ये बताओ कि राइबोसोम सिंथेसिस की साइट कौन सी होती है? साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, इसने कल के नोट्स रिवाइज करे होंगे, उसे पता होगा, वही लिखवाया था। साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट, सारी यूनिट कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? जतिन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कहा? उस जगह को कोई नाम है? साहिल क्या नाम है उस जगह का? द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, यही नाम है? सही बोल रही है ये? यो नाम। ट्रांसलेशन में राइबोसोम की जरूरत होती है? यस मैम। राइबोसोम तो न्यूक्लियस के अंदर है,
तो न्यूक्लियस में राइबोसोम बनते हैं, कुछ राइबोसोम अंदर ही रहते हैं और कुछ राइबोसोम बाहर निकल जाते हैं और साइटोप्लाज्म में आके ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं। राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर किसके थ्रू निकलेंगे, कौन सी जगह से? न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियर पोर, और न्यूक्लियर पोर में वो कौन सा रिंग था, कितने स्ट्रक्चर से बना था वो? एनुलस विच वाज ऑक्टाहेड्रल रिंग, राइट? समझ आया कनेक्शन, समझ आया? अब अगर कोई बच्चा जिसको कते समझ नहीं आया यहाँ पे हुआ क्या, उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है? उस बच्चे की प्रॉब्लम है कि उसको नहीं आता प्रोसेस ऑफ डीएनए वाला, ठीक है, उसको नहीं आता मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और अगर उसने पढ़ा है वो फिर भी नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो कंफ्यूज है कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, ठीक है? तो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, क्लास के बाद मुझसे मांग लेना और इसको एक एक लेक्चर करके देख लेना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12th में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो तुमको प्रॉब्लम समझ आई? तो जब भी क्वेश्चन करो उससे यही समझना होता है कि हमारी दिक्कत क्या है। तो अगर तुम फंस रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे तो तुम्हारी ये दिक्कत है। और अगर तुम्हें अच्छे से आता है, तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, सो दैट मीन्स कि तुमको और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। या तो तुम बहुत ज्यादा पढ़ लियो, टेक सम रेस्ट, ठीक है, टेक अ ब्रेक, 1 डे ब्रेक लो और उसके बाद आराम से ठंडे दिमाग से रिवाइज करते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है, परेशान मत हो। समझ आ गई ना प्रॉब्लम? अब जो काइनेटिकोर्स होते हैं, कहाँ के काइनेटिकोर, हाँ, ये जो काइनेटिकोर होते हैं, ये पहले मुझे बताओ, एक सेंट्रोमेर के आसपास लगा हुआ प्रोटीन है, ये तो बात सही है, ये है प्रोटीन सबसे पहली चीज, तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, ये कितना होता है, एक सेंट्रोमेर के पास कितने काइनेटिकोर हैं? 2। 2 नहीं है, ये देखने में 2 लगते हैं, लेकिन काइनेटिक सेंट्रोमेर सर्कल है, ठीक है, तो एक सर्कल के आसपास एक प्रोटीन का कोट लगा दो। तुम्हारा हाथ है ना, इसके आसपास तो लोशन लगा दे, तो पूरे लोशन की एक ही तो लेयर है ना, तो काइनेटिकोर वो प्रोटीन की लेयर है, ठीक है, तो एक ही होते हैं। तो याद रखना, 1 सेंट्रोमेयर सराउंडेड बाय 1 काइनेटिकोर, ठीक है, 1 और 1 है ये। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, इसमें बहुत तरीके के प्रोटीन है। अब जो प्रोटीन तुम देख रहे थे गुरप्रीत, वो तुम्हें हायर ग्रेड में जानने हैं, यहाँ नहीं जानने। जिसका नाम तुझे याद रखना था वो है डायनिन एंड काइनेसिन, सिर्फ इसके नाम याद कर ले, ज्यादा डिटेल में मत डाइयो, लेकिन काइनेटिकोर से काइनेसिन प्रोटीन तो याद रह जाएगा, और डायनिन याद रख लियो कि ये डाई करके दिखता है, ठीक है। डायनिन एंड काइनेसिन 2 प्रोटीन है जो इसकी मेन कॉम्पोजिशन है काइनेटिकोर की, तुम्हारे लेवल पे इतना याद करना है, ठीक है, ओके। ये मैम। अब क्यों नहीं तुझे सही आंसर मिला इसका जो तुझे चाहिए था, क्योंकि तुम सर्च इंजन पे डालते हो काइनेटिकोर कॉम्पोजिशन। काइनेटिकोर कॉम्पोजिशन एक पीएचडी का बच्चा भी गूगल पे डालता है, तुझे वो थोड़ी चाहिए। तो तुम्हें क्या लिखना है, अगर तुम्हें कुछ भी सर्च करना है वहां लिखो काइनेटिकोर नीट, आगे नीट लिखो कैपिटल में, तो तुमको ऐसे सर्च इंजन गूगल दिखाएगा जहां पर तुम्हें नीट के लेवल की नॉलेज मिलेगी। तो तुमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, नीट में भी बहुत एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो इसलिए कंफ्यूजन होती है। तो अपने जो भी तुम्हें डाउट है ना उसके आगे नीट लिख लिया करो, तो तुम्हें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ओके। ये मैम। चलो भाई, आओ भाई माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया तुम मुझे पढ़ा सकते हो, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से क्या पढ़ रहे हो, कैसा होता है, क्या होता है? पावर हाउस ऑफ पावर द हाउस सेल। ऑफ द सेल, क्यों कहते हैं उसको पावर हाउस ऑफ द सेल? एटीपी बनाता है। एटीपी बनाता है, तो ये है उसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैं ओएमएम लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है जो इनफोल्डिंग कर देती है, कर देती है। तो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग कर रही है, इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टे। क्रिस्टे। स्पेलिंग बता, स्पेलिंग बता। CRISTASTAE। क्रिस्टे, ठीक है। अब जो सेंटर का रीजन है ये वाला, इसका क्या नाम है? लिक्विड फिल्ड होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला रीजन है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बच्चे मैट्रिक्स गलत लिख लेते हैं। और ये आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है इसे क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जरूरी होती है ये। तो मुझे बताओ क्रैब साइकिल कहाँ होती है?
मैट्रिक्स ऑफ Mat- माइटोकॉन्ड्रिया. और क्रैब साइकिल से क्या मिलता है? NADH2 and FADH2. FADH2. और ये एनर्जी यूज होती है टू गिव इलेक्ट्रॉन किसको, कौन से प्रोसेस में? ट्रांसपोर्ट. और वो कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में होती है ना, यहाँ पर. हाँ, ये तो ये हमारे ETC के मॉलिक्यूल है, तो यहाँ होगी ETC, राइट. तो यहाँ पर ये यूज हो जाती है. और बदले में यहाँ पर एक हमारे पास एक और मॉलिक्यूल पड़ा होता है बहुत कमाल का. क्या नाम होता है इसका, जो ATP फॉर्मेशन करता है? क्या कर कौन होता है? फोफी होता है ना. और मेरे दोस्त फोफी का नाम क्या है वैसे? ATP दोनों synthesis. नहीं बेटा, वो तो एक एंजाइम है जो F1 पार्टिकल पे होता है, ऑक्सीजोम Oxygen. है ना. टुगेदर इज, ये 2 यूनिट से बने, दोनों यूनिट को टुगेदर ऑक्सीजोम कहते हैं, राइट. रिमेंबर. अब जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसकी मॉडिफिकेशन से बना है? पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता था? जस्ट गिव मी 1 मिनट. यस, आई एम बैक. मैं भी माइटोकॉन्ड्रिया रिपीट करना. प्रतिभा एंड में रुक जाना, ठीक है. ओके, ये क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती है. देखो इसमें रिवीजन ही है, तो थोड़ा ध्यान से सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमको प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट कितना याद है, ताकि तुम्हें पता चले तुम्हें रिवाइज क्या करना है, राइट. तो जनवरी थोड़ा हार्ड इसीलिए होने वाला है, लेकिन जनवरी निकल जाएगा, अच्छे से निकलेगा, सीख के निकलोगे. तो रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारोबिक, है ना. एनारोबिक रेस्पिरेशन, जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? Absence of oxygen. हाँ, और ये होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? Breakdown of food. ब्रेक डाउन ऑफ फूड. वेरी गुड. जैसे मेनली ग्लूकोज, राइट. तो एक प्रोसेस है जो दोनों में होता ही है, दोनों टाइप की रेस्पिरेशन में. पहला स्टेप क्या होता है रेस्पिरेशन का? एक प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक में भी होती है, एनारोबिक में भी होती है, ठीक है. फिर जो सेकंड स्टेप होता है वहां से वेरी करता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन वाले, उनमें सेकंड स्टेप कहां पर होता है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 पायरुवेट कहां पर जाते हैं? और उसके बाद कहां जाते हैं? ETC. और एंड में बन जाते हैं हमारे पास, हमारा बेसिकली एनर्जी जनरेट हो जाती है, राइट. राइट. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है? फर्मेंटेशन, है ना. फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, याद करना. फर्मेंटेशन के भी 2 स्टेप कराए थे, देखना उस पर जाके. तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से इधर देखो सारे, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, यहां से कर रही हूं मैं. रेस्पिरेशन जो कि एरोबिक होती है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल और ETC होना है. और ये प्रोसेस तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो सकता है ना. तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, नॉट एरोबिक. तो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है. तो प्रोकैरियोटिक सेल
हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन कर पाएंगे, एरोबिक कर नहीं पाएंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहां पे। इज इट क्लियर? यो मैम। मैम। मेरे सेल हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक कर सकते हैं किसी सेल में लेकिन एरोबिक मेनली करते हैं, राइट? तो इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, पहला क्वेश्चन ये। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इजीली विजिबल नहीं होता अंडर माइक्रोस्कोप, ये लाइन याद रखना, ये काम आएगी कहीं, एनसीईआरटी में लिखी है, मुझे लगता है कि आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो काम आ सकती है। अब ये कह रहे हैं कि ये डिवाइड हो जाता है बाय फिजन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि कोई बात नहीं, सेल तूने डिवाइड नहीं करना, कोई नहीं, मैं हूँ सेल, और सडनली मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दिया, मैं एब्स बना लूँ, तो मेरी एब्स की जो मसल्स है वो कह रही है पहले हम ठीक थे, आज ये पागल हो गई है, आज के लिए बहुत एक्सरसाइज कर रही है। तो सेल तो एकदम से डिवाइड नहीं हो सकते, राइट? उनके पास तो पोटेंशियल नहीं थी, स्किन सेल के पास थी ना, बाकी के पास तो नहीं थी। तो मसल के सेल कहते हैं कोई बात नहीं, सेल तो वैसे ही रहे, लेकिन एक ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहता है मैं डिवाइड हो जाता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, अपना नंबर इंक्रीज कर देता है। और किस प्रोसेस से ये डिवाइड होता है? इट इज डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन, ठीक है? तो इट कैन डिवाइड बाय फिजन द माइटोकॉन्ड्रिया। इज इट क्लियर? मैम। ठीक है तुम एक बार फिर से रिपीट कर दो। बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो सेल्फ डिवाइड कर सकता है, वो खुद से डिवाइड कर सकता है, वो वेट नहीं करेगा सेल डिवाइड करे या नहीं। तो मेरी बॉडी के सारे सेल तो डिवाइड नहीं कर सकते अब, राइट? लेकिन मान लो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे मेरे हार्ट को ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत पड़ रही है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ आजकल, तो मेरे हार्ट के जो सेल है ना, उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना सेल के अंदर, वो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे बाय फिजन, ताकि वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर पाए, ताकि मेरे मसल जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए हार्ट वाले, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद को खुद ही डिवाइड कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन, ठीक है? यस मैम, डन। ठीक है, अब एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, वो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना था। माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ था बाय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। मैम प्रीवियस स्लाइड करना। यस मैम। देखो, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से हुआ था, जो हमें बताती है कि प्रोकैरियोटिक सेल मॉडिफाई एंड बिकम यूकैरियोटिक सेल। एक बात तो ये बताती है, करेक्ट? यस मैम। और एक और बात बताती है दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट Have their own DNA. were small prokaryotic cells that modify and become organelles, eukaryotic organelles। ये बात भी बताती है। यस मैम। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना वो मॉडिफाई हो गए तो अपना रूट्स भूल गए। कोई इंडिया से गया है, फॉरेन में सेटल हो गया, जो कुछ भी हो, राइट? इसका मतलब ये थोड़ी है वो भूल जाएगा वो इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन उसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा। और ऐसा ही होता है, आप किसी भी कल्चर से जाके कहीं भी सेटल हो जाओ, लेकिन अपना ओरिजिन तो रहता है। तो उसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, उनको अपने रूट्स याद है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल थे, राइट? तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? अपना डीएनए होता है, सर्कुलर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है, याद रखना, Circular DNA. डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जो गलती होती है वो स्ट्रैंडेड में होती है। कितने स्ट्रैंड का है बेटे? डबल स्ट्रैंडेड है, डीएस। सो सेम ही चीज तुमको मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और सेम मिलेगी तुमको क्लोरोप्लास्ट में भी, कि दोनों के पास अपना पर्सनल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि सर्कुलर है। यानी कि अगर तुम्हारे सेल है ना, कोई अपना स्किन सेल देखो, तुम्हारे स्किन सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस है जिसके अंदर नॉर्मल डीएनए पड़ा है, उसके अलावा तुम्हारे स्किन सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उनके पास अपना भी डीएनए है, ठीक है? दूसरा, इतनी बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। दूसरा, इसके पास जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है? नो मेम्ब्रेन, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो राइबोसोम होता है 70S टाइप का। ये जब राइबोसोम पढ़ाऊंगी तो ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी। प्रतिभा, नेकेड होगा मतलब? हाँ, क्या कहते हैं, हाँ डीएनए ऐसी पड़ा होता है, हाँ न्यूक्लियस नहीं होगी बस, ठीक है? और इनके पास भी राइबोसोम होता है 70S, क्योंकि प्रोकैरियोटिक थे ना। तो अब ये देखो मजे की बात, ये देख भाई खुशी, कि ये मेरा सेल है, स्किन सेल है मेरा ये, ठीक है? ब्लू कलर का नहीं है, नीली नहीं दिखती, मैं अवतार में नहीं हूँ भाई। यहाँ पर एक न्यूक्लियस पड़ा है, ठीक है, वो तो अपना पड़ा ही पड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे मेरा माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है,
मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी है और राइबोसोम भी है। जो राइबोसोम है ना वो मेरे पास 70S है मेरे किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो राइबोसोम मेरे नॉर्मल सेल में पड़ा है वो 80S है। तो बेसिकली मेरे सेल में दोनों टाइप के मिल जाएंगे मुझे, लोकेशन पे डिपेंड करता है। समझी बात? ये समझ आई बात? नहीं आई? बताओगे? रिपीट कर दो मैम। हाँ तो बोल मैम देना आगे। नहीं आई समझ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ, बड़े पागल हो, कहती भी नहीं मैं तो कुछ। समझ नहीं आ रहा जितनी मर्जी बारी पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझदार इंसान ही होगा जो एक्सेप्ट करेगा समझ नहीं आया, बाकी तो बेवकूफ़ होते जो बोल नहीं पाएंगे। स्किन सेल, बेवकूफ़ क्या, वो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे ना, तो तुम भी समझदार, तो मैं डांट भी दूँ तो क्या हो गया। स्किन सेल है मेरा, एक सेल है, यूक्रियोटिक सेल है कह सकती हूँ, यूक्रियोट ही हूँ मैं, प्रोक्रियोट तो हूँ नहीं, बैक्टीरिया तो हूँ नहीं। ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ठीक है जी, यहाँ लिख देते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर मेरा मस्त पड़ा है डीएनए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे। लीनियर डीएनए बाय द वे, ये लीनियर है, सर्कल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कहीं पड़ी है मेरी क्या, ये पड़ा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा बना रही हूँ, इतना बड़ा होता नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, लेकिन कौन सी फॉर्म में, सर्कुलर। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जनरली एक होता है, एक से ज्यादा कभी कभार होते किस जगह पे, पर तुमको इतना ही याद रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये है मेरा सर्कुलर। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, इन्हीं से क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। अब यहाँ पे पड़ा होगा राइबोसोम भी, ये रहा राइबोसोम, ये रहा राइबोसोम। ये कौन से यूनिट वाला है, ये हमारा है 70 यूनिट वाला, 70S, ठीक है। लेकिन राइबोसोम मेरे सेल के साइटोप्लाज्म में भी तो पड़े होंगे यार, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी तो बन रहे हैं राइबोसोम, है ना। तो ये रहे राइबोसोम यहाँ पर, और ये राइबोसोम है 80S, ठीक है। अब इस राइबोसोम को बनाने के लिए थोड़े आरएनए की भी जरूरत होती है, तो यहाँ पर आरएनए भी होता है, यहाँ पर आरएनए भी होता है, सब कुछ है इसके पास ऑलरेडी। ओके, समझ आई बात? आरएनए हटा देती हूँ मैं, आरएनए कंफ्यूज करेगा। डन, क्लियर सबको? ले लो इसकी पिक्चर, आर्यन अब नहीं भूलेगा, ठीक है। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं पीछे जा रही हूँ 1 मिनट के लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ये मैम। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस खुद ही डिवाइड कर सकता है, सेमी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसे कुछ प्रोटीन की जरूरत है जो उसको न्यूक्लियस ही प्रोवाइड करेगा, तो न्यूक्लियस से वो क्या लेता है, हेल्प लेता है, ठीक है। इसलिए हम उसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं कहते। इज इट क्लियर? ये नीट का क्वेश्चन है, क्लियर? कौन सी और ऑर्गेनेल होगी जो सेमी ऑटोनोमस होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट। yes, लिख लो सेमी ऑटोनोमस। दैट वाज मोर देन इनफ इन माइटोकॉन्ड्रिया। डन। ये बहुत ज्यादा रिवीजन है प्लांट फिजियो के साथ में, इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी पहले कराई थी, तब ये इजी हो गया। अब अगर मैं तुमको क्रेब्स साइकिल और ईटीसी बताती ना तो बहुत मुश्किल से याद होता, लेकिन अब आधे बच्चों को ऐसे याद हो गया। सो नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेल है जिसका नाम है प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट एक कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड है, ठीक है। तो याद रखना बड़ी टर्म है हमारी प्लास्टिड, क्योंकि मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज होती थी, तो मैं ऐसे बताना चाहूंगी, तुम्हें चाहे बेशक पता हो। बड़ी टर्म है प्लास्टिड, उसके अंदर बहुत सारी और स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें से एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो टाइप क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। इतनी बात क्लियर? ठीक है। तो प्लास्टिड होते हैं, सबसे पहले वो किस किस में प्रेजेंट होते हैं? सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में मिलते हैं, हमारी बॉडी में नहीं है। और यूग्लिनोइड्स, ये यूग्लिनोइड्स किस किंगडम के हैं भैया? खोलना जरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देखना यूग्लिनोइड मिला कहीं? भाग के खोलो। मोनीरा से देखना स्टार्ट करना, यूग्लिनोइड किसके है? मिला? मैम प्रोटिस्टा। एक फीचर बता दे मुझे प्रोटिस्टा का, सिर्फ एक ही प्रोटिस्टा है जिसमें प्लास्टिड है। एक फीचर बता दे प्रोटिस्टा का, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? मैम प्रोकैरियोटिक।
बेटा मैं कह यूकैरियोटिक। सकती हूँ कि मैं इतनी बार यूकैरियोटिक। बता चुकी हूँ कि अब ये गलत नहीं होना चाहिए कि किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ मोनीरा है यानी बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। लिख ले से दोबारा, प्रोटिस्टा से लेकर एनिमल किंगडम तक सब यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है, लेकिन इसमें और मोनीरा में एक सिमिलैरिटी है, क्या? हम यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट। हाँ, यूनिसेलुलर है और ये भी यूनिसेलुलर है। ओके, डन, गुड। सो दे आर द स्टोरेज बॉडीज। ये जर्नली स्टोरेज बॉडीज होती है प्लास्टिड, पिगमेंट स्टोर करते हैं मेनली ये, ठीक है, या फिर ये कुछ खाने के मॉलिक्यूल भी स्टोर कर लेते हैं। तो प्लास्टिड्स हमें इतना पता चल गया प्लांट में है, यूग्लिनोइड्स में, और ये स्टोरेज बॉडीज का काम करते हैं, ठीक है, इतना डन। हम यूग्लिनोइड भी। हाँ, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। यस ओके, चलो अब टाइप्स, इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आ जाती है और ये टर्म ना सॉल्व नहीं होती है क्योंकि बड़ी पास होती है। तो क्लोरोप्लास्ट तो तुमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो क्लोरोप्लास्ट तो तुम कर लोगे। ये मेन साइट होती है किसकी? साइट ऑफ किस पिगमेंट की? क्लोरोफिल। और ये किसकी साइट होती है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis। पूरा फोटोसिंथेसिस इसी के अंदर हो रहा था ना, डार्क एंड लाइट रिएक्शन। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ही कलर होता है, समथिंग रिलेटेड टू कलर है ये। और लूकोप्लास्ट का, लूको का मतलब है नो कलर, इनमें कोई कलर नहीं होता, बेसिकली व्हाइट कलर के होते हैं ये, तो हम मानते हैं कि इनका कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। जो लूकोप्लास्ट है ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ये तुम्हें तीनों टाइप के प्लास्टिड मिल जाएंगे एक प्लांट के अंदर, ठीक है। अब जो लूकोप्लास्ट है वो आगे भी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एलुरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड माइलोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, ऑयल वर्ड तुमको कहीं दिख रहा है? ढूंढ सकते हो ऑयल वर्ड कहाँ दिख रहा है? ऑयल देखो कहाँ पर? हाँ देखो उल्टा लिखा है ना ऑयल। और हाँ ये देखो उल्टा ऑयल लिखा है, तो याद रखना इट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑयल, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन वर्ड सुना है तुमने? yes, अमाइलेज, अमाइलेज, अमाइलेज क्या होता है? enzyme। एंजाइम होता है, किसको ब्रेक करने के काम आता है? स्टार्च। आलू में स्टार्च होता है। तो यहाँ पे एक पोटैटो बना ले, चल यहाँ पोटैटो बना ले, ठीक है, इतना डन। चल अगले पेज पे चलते हैं और समझेंगे इसको। तो ये छोटा सा चार्ट बना लो अपने पेज पे खुला खुला, देखो लूकोप्लास्ट ये किस, अब देखो एलुरोप्लास्ट के नीचे ये किस चीज की चेन है जिसके एक एंड पे NH2 लिखा है लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे COOH लिखा है। ये चेन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट? प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन में हमेशा NH2 हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, COOH हम राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो इट इज अ प्रोटीन चेन। तो एलुरोप्लास्ट आर प्रोटीन्स। एलियो से हम याद रखेंगे ऑयल और अमाइलो से रखेंगे हम पोटैटो याद, ठीक है। ओके सो इसके आगे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इसे, वेरी बैड ऑफ मी, ठीक है। सो लूकोप्लास्ट क्या होते हैं? लूकोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टोर करके रखते हैं। अगर एक सेल है, लेट से एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल ने बहुत सारा प्रोटीन स्टोर करके रखा है यहाँ पर, तो ये जो प्रोटीन स्टोरिंग बॉडी होगी मैं इसे कहूंगी एल्यूरोप्लास्ट। मैं लिख दूंगी एल्यूरोप्लास्ट का मतलब है इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, प्रोटीन स्टोर, ठीक है। अगर यहीं पे मुझे इस पे या किसी और में लेट से ऐसे फैट सोल स्टोर हुआ मिलता, तो फैट जहां पे स्टोर होता है, फैट या ऑयल, तो फैट या ऑयल की जो स्टोर हाउस होता है उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट। और अगर मैं कहती हूँ स्टार स्टोर है, यानी कि आलू के अंदर बहुत मिलता हुआ है ना, आलू के अंदर बहुत सारा मिलता है, इस बॉडी को हम कहते हैं अमाइलोप्लास्ट, जो स्टोर करके रखता है बहुत सारा स्टार्च, ठीक है, डन।
यस एक मैम। ही सेल में हो सकते हैं जर्नली, वैसे अलग अलग सेल में एक चीज ज्यादा तुम्हें डोमिनेटिंग दिखेगी। ओके, यहाँ पे ए लिख लेना, माय बैड। थैंक यू साहिल। डन। यो मैम। बहुत लगता है मुझे, प्लास्टिड मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं तो सारा क्रोमोप्लास्ट कुछ नहीं होता, ये है एरियाज पेयर, एरियाज या स्ट्रक्चर्स होगा, स्ट्रक्चर्स व्हाट इज राइट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है स्ट्रक्चर वेयर पिगमेंट्स आर स्टोर्ड, पिगमेंट्स आर स्टोर्ड। अब यहाँ पर एक पिगमेंट है जो एब्सेंट होता है, दैट इज, यहाँ लिख दूंगी मैं, एक्सेप्ट कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल छोड़ के बाकी के जो पिगमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर तुमको मिल जाएंगे, ज़ैंथोफिल भी मिल जाएगा, एंथोसायनिन भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब बस एक की चीज बता, इसका स्क्रीनशॉट लो, वो तुमसे जर्नली ना एग्जाम्पल ल्यूकोप्लास्ट पे पूछ लेते हैं, हमें पता होगा इतना। डन, बस ये खत्म हो रहा है, उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंटरेस्टिंग है। चलो। यस मैम। नहीं यार, मुझे एक बार, वैसे तो मुझे पता है तुम्हें क्लोरोप्लास्ट पता है, आई ट्रस्ट द फैक्ट, बट स्टिल एक बार फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ बायोलॉजी, देख लेते हैं किसको कितना रिवाइज्ड है ना, क्योंकि तुम्हें बेशक पता हो लेकिन रिवीजन तो गड़बड़ हो सकती है भैया, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। डबल मेम्ब्रेनस है या सिंगल मेम्ब्रेनस है? ठीक है भाई, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये एक नीट में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस है, इसके अंदर सिक्का पड़ा होता है, एक सिक्के का नाम, Thylakoid. थैलेकोइड के सेंटर रीजन का नाम, Lumen. एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्के के ऊपर तीसरा सिक्के के ऊपर सिक्के पे सिक्का रख दो तो क्या बुलाऊं? ग्रेनम। Granum. एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्या किससे कनेक्ट करूँ? स्ट्रोमा लैमेला। ये जो एक समुद्र के बीच में पड़े हैं, ये समुद्र का नाम क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इसके पास, कहाँ भरा पड़ा होता है? Thylakoid. थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में भरा पड़ा होता है ना, ये रहा मेरा क्लोरोफिल। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? Thylakoid में. यहाँ होगा लाइट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर होगी जेड शेल, ये मैम। इसे मैं कहती हूँ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, कहते हैं यस मैम। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन यहाँ होगी जब एटीपी की फॉर्मेशन होगी, जेड शेल को नहीं कहते, सोचना इसके बारे में। यहाँ पे स्ट्रोमा एलिमा पे कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे कौन सी फॉस्फोराइलेशन मिलती है तुम्हें? साइक्लिक। Cyclic. वेरी गुड, जिसको नहीं याद है देखना भाई, रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में कंप्लीट हो गई और कुछ भी होता है? फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप का प्रोसेस है? 2 लाइट रिएक्शन, उसके बाद क्या होता है? Dark reaction. डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? लोकेशन? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है डार्क रिएक्शन का? यार स्कूल के बच्चे है ना। कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ठीक है, क्लियर है इतना? थोड़ा रिकॉल हुआ? अगर रिकॉल नहीं हुआ ये वाला पार्ट तो तुमको जाके पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, 2 लेक्चर है इसके, फोटोसिंथेसिस पढ़ लेना, याद आ जाएगा। ठीक है, एक बार ठंडे दिमाग से पढ़ के देखना, शायद तुम्हें ऐसे भी रिकॉल हो जाए। अगर नहीं हो पा रहा था तो फोटोसिंथेसिस रिवाइज करना, एकदम से फोटोसिंथेसिस आ जाए इतना जीनियस कोई नहीं होता, और तुम्हें छोड़े हुए भी 11th सबको टाइम हो चुका है, ड्रॉपर्स को 2 साल और तुम्हें 1 साल, बहुत लाजमी है कि भूल जाओ। और मैंने रिसेंटली पढ़ाया है तो भगवान तो हो नहीं एकदम से आ जाए, सो अगर भूल गए हो तो फोटोसिंथेसिस रिवाइज करना है, तुम्हें ये पता चल गया, करेक्ट?
ये मैम थोड़ा भी याद आया तो सक्सेस है, यानी कि तुमने क्लास में सुना था। बिल्कुल याद नहीं आया, दैट मीन्स तुमने क्लास में ध्यान से नहीं सुना था। सो बी अटेंटिव, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, आगे वाले क्लास में ध्यान रखेंगे, है ना? क्लियर? ये मैम बहुत बढ़िया। जोक सुनाओ मुझे फटाफट एक क्विक, बढ़िया सा तड़कता भड़कता जोक सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि हम थक गए हैं, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। सुनाओ भाई, जोक सुनाओ, आगे नहीं जाएगी क्लास। देख लो भाई, तुम्हारा लॉस हो रहा है, मेरा तो नहीं, मैं तो छुट्टी पे चली जाऊंगी, देख लो। बायो में फुल नंबर आ गया तो समझ लेना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, और बायो में फुल नंबर आ सकते हैं। जल्दी बताओ, जोक सुनाओ। ये मैसेज करके जोक कौन सुनाता है? खुशी? खुशी तो यस मुझे लगता मैम। है थक के चलेगी। क्यों भाई, जोक नहीं सुनाई आज? मैम आज नहीं, कल सुनाइयो यार, कोई तो जोक सुना दो। आई कैन सिट एज लॉन्ग एज यू वांट। 8:30 बजे बंद कर दूंगी क्लास। सुनाओ भाई जोक, तो बढ़िया सी बात बताओ, नहीं तो आगे नहीं जाऊंगी मैं। या कोई इंटरेस्टिंग बात बता दो, कोई मजेदार, हंसी आ जाए जिससे। मैम आप बोलते हो ना कि अगर एक बार में मतलब तुम समझ नहीं आता तो बार बार पूछा करो, बार बार पूछा करो। हम्म। हमारी केमिस्ट्री वाली मैम है ना, वो भी हमें पहले ऐसे ही बोलते थे कि जितनी बार समझ नहीं आया हमसे पूछो, हमसे पूछो। हम्म। और एक दिन हमारी क्लास का एक बहुत मतलब ऐसे बेवकूफ सा बच्चा है, भोला ही रखो आप, पर वो ज्यादा ही भोला है तो वो बेवकूफ है। तो उसने कहा मैम मुझे नहीं समझ आया तो एक बार समझा दो। मैं बोला दबाओ इधर से, बोला मैं नहीं समझा रही, तेरा दिमाग कमजोर है, बाकियों को समझ आ गया, तुझे ही नहीं समझ आया, तू बेवकूफ है। और उसके बाद उसने कभी दोबारा पूछा ही नहीं। दैट वाज नॉट फनी, दैट वाज सैड। इतनी सैड मैम और बात बताई केमिस्ट्री तुमने। वाली मैम मुंडी हम थोड़ी सी ऐसे मतलब हिला भी के लिए तो हमको तो वैसे ही मार पड़ने लग जाती है। अभी टेस्ट लग रहे तो सुबह सुबह बेफालतू में बच्चों की कॉपी खुलती नहीं और उससे पहले ही मैम थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा। ओ। यस मैम। दैट ए वेरी सैड थिंग। और कोई बच्चा ऐसे नहीं होता यार, बेवकूफ नहीं होता यार, मासूम होते हैं। कोई बात नहीं, और डाउट पूछना तो सबका अधिकार है, सबको पूछ लेना चाहिए यार, चाहे डाउट 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 तो डाउट होता है, कितना भी स्टूपिड हो। दैट वाज अ सैड स्टोरी। ओके, एक और जोक आया मेरे पास। खुशी की बच्ची, ये हंसने की बात थी, बावली। मैम जोक तो नहीं है, पर बात है, आपने एक दिन बोला सुबह सुबह क्लास है, तो मैं सुबह को सो रखी थी तो मुझे सपना आया कि आपका बर्थडे मना रहे हैं, फिर मैं जल्दी जल्दी उठी, फोन उठाया, व्हाट्सएप ओपन किया, फिर आपका स्टेटस देखा। बात तनीषा, तुमको सपने में क्लास आती है? एक बार मुझे भी सपने में क्लास आई थी, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, फिर उठ के मैंने क्लास लॉन्च करी। मैं कहा वाह। मैम, वाई डिड एन ओल्ड मैन फॉल इन अ वेल? Why did an old man fall in a well? Okay, because he could not see the well. तुम लोग ना बहुत ही रेसिस्ट टाइप के लोग हो। डोंट मेक जोक ऑन ऑल पीपल, आई एम ऑल्सो टर्निंग ओल्ड। ये तो नहीं है यार, हद होगी। गाना बजे इन डिस्को, मैम इज लाइक रुबिस्को। हे भगवान। गाना बजे इन डिस्को, मैम इज लाइक रुबिस्को। ठीक क्या था? जतिन, जतिन, हे भगवान। हे भगवान, हे भगवान। आगे चलना चाहूंगी मैं। अच्छा, एक और है। मैम, केला हमेशा बंच में क्यों घूमता है? आई गेट रियली स्केयर्ड ऐसे जोक से। आई गेट रियली स्केयर्ड ऐसे जोक से, मुझे कॉलेज याद आ जाता है।
मैम केला हमेशा पंच में क्यों घूमता है? बिकॉज इट डजंट वांट टू बी अ केला. मैम नॉक नॉक. हु इज देयर? आइसक्रीम. आइसक्रीम हु? आइसक्रीम so you can hear me. Hey, knock knock. आइसक्रीम. ये एक तो तुझे तो सीक्वेंस ही नहीं आती इस जोक की, तू तो मत ही. आइसक्रीम सो यू कैन. आई फॉरगॉट. ये मुझसे नहीं होते, मुझसे नहीं होते नॉक नॉक जोक. थैंक यू, दैट वाज वेरी ह्यूमिलिएटिंग, रेसिस्ट. तुम लोग बहुत खराब हो. और मुझे फ्रूट्स पे जोक मत भेजा करो, मुझे खुद कॉलेज आ जाते. थैंक यू. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं. एंडो मतलब इनर. इनर या इनसाइड. मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग. मेम्ब्रेन मैम मेरे को कवरिंग. एक और आया था याद. अच्छा हाँ भाई बता, तू बता, तेरा जोक ज्यादा जरूरी है. मैम नॉक नॉक. हु इज दिस? टैंक. हु टैंक? ऐसे नहीं ना मैम, ऐसे नहीं जैसे वेल होते. अच्छा. मैम नॉक नॉक. हु इज दिस? हु इज देयर? टैंक. टैंक हु? You are most welcome. Oh, now that was good one. What do you call it when your biology grades is close to an F? I don't know. What do you call it, Sahil? Biodegraded. Biodegraded. अरे यार, ये तो बहुत ही नहीं आता. वाह, जहर उगल दिया सबने, धन्यवाद. तेरे को नोक नोक याद करने में थोड़ा टाइम लगा है ना? मैम कहाँ पर फरवरी जनवरी से पहले आता है? कहाँ पर फरवरी जनवरी से पहले आता है? नहीं पता अंशु. डिक्शनरी में. नाइस. ओके प्राची, विच स्पोर्ट्स इज ऑलवेज इन ट्रबल? नहीं पता. बैडमिंटन. हाँ बैड. ओके आई गॉट दैट. मैम आप भी एक जोक सुना दो. मेरे को जोक समझ नहीं आते, मैंने क्या सुनाने हैं? मुझे समझने में टाइम लग जाता है. तुम्हारे जोक तो नहीं आता मुझे, सॉरी. वो मजेदार था ये. अब इधर आओगे. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है किस किस ऑर्गेनेल की बात करते हैं. बहुत पिटोगे, बस करो. ओके लास्ट जोक है. व्हाट डू बायोलॉजिस्ट पोस्ट ऑन इंस्टा? बेटा मैं तो बहुत कुछ पोस्ट करती हूँ, आई हैव नो आइडिया. सेल्फाइज. सेल्फीज. Selfie. दैट वाज वेरी बैड. जो सेल होता है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ. ओके लास्ट है तनिषा, इसके बाद जोक नहीं लूंगी निलय को. व्हाट काइंड ऑफ पैंट्स टू बायोलॉजी वेयर? डिजाइनर जीन्स. व्हाट डू यू कॉल अ मैन विद रबर टो? नहीं पता. रोबर्टो. नायक. हाउ मेनी आंट्स नीड्स टू कैरी वन एलिफेंट? हाँ यार बहुत सारी लगती होगी अंशुल. पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ. सॉरी बेटा, मैंने कभी चीटी इकट्ठे करके उसके ऊपर हाथ ही नहीं चढ़ाया. चढ़ा के बताती हूँ. अब देख लो यार मैम नालायक. नॉक नॉक. Who's there? Bless. Bless who? Thank you, but I didn't even sneeze. बदतमीज. Answer. What do you call an organic compound with an attitude? I have no idea. Amino acid. Amino acid. What does an ocean say to other ocean? Snarling.
नथिंग, जस्ट वेव। यार ये तो बहुत अच्छा था। यार ये अच्छा था। ये वेले आ जाए, ये यही करते हैं, ये फ्री टाइम में ये जोक्स ही देखते हैं, ये सब इंस्टा के उठाए हुए जोक्स है ना, ये करते हैं फ्री टाइम पर। चल गया मुझे, इधर आ जाओ। ये सेल है तुम्हारा, बचोगे नहीं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में बना रख के छोड़ूंगी, बचोगे नहीं। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं, देखो एक, अब नहीं देखूंगी तुम्हारा मैसेज, रुक जाओ। एक, ध्यान से देखना, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। 2, हेलमेट की तरह पड़ा है। उसके बाद एक बड़ा सा गोला बनाया 3, और एक छोटा गोला बनाया 4। कितने ऑर्गेनल्स बनाए? 4। 4। तो 4 ऑर्गेनल्स हैं जिनके आसपास मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर पड़े हुए हैं, और ये चारों मिलके काम करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सिस्टम मतलब जो लोग मिलके काम करते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। एजुकेशन सिस्टम होता है ना, स्कूल में प्रिंसिपल है, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल है, फिर टीचर्स है, फिर स्टूडेंट्स है, तो इट्स एन एजुकेशन सिस्टम। मिलके काम करना पड़ता है तभी बात बनती है, फिर तुम पास नहीं होते हो सारा एजुकेशन सिस्टम बैठ जाता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनल है जिनके आसपास मेम्ब्रेन है, सिंगल या डबल वो नहीं बताई अभी मैंने। और ये 4 ऑर्गेनल्स मिलके ही काम करते हैं, ठीक है, तो इनको मिलके काम करना जरूरी है, इसे हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन 4 ऑर्गेनल्स के नाम क्या है? पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स, एंड चौथा, फोर्थ वन, वैक्यूल। वैक्यूल। ठीक है, जो दीज आर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अलावा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, सबके सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। तो नीट का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से ऑर्गेनल आते हैं? भाई 4 आते हैं, और ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये 2 क्वेश्चन है नीट के। ये इतना सिंपल बात है, लेकिन ये भूल जाती है जब हम बहुत सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लेते हैं, इसलिए इसे यहीं पे बना लो। गुड, डन। अब देखो, आई एम गोइंग टू स्टैंड आउट। ओके, एक सेकेंड मैम, कोई ट्रिक तो नहीं है मेरे दिमाग में, मुझे ऐसे ही याद हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं ट्रिक के लिए। जो चीज़ मुझे डिफिकल्ट लगती है मैं उसकी ट्रिक बनाती हूँ। मैं ट्रिक सोच के बता दूंगी, तो सॉरी मुझे ऐसे तो नहीं पता। आई एम आउटस्टैंडिंग, अच्छा मेक सेंस। तो ये रहा न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस को ना कंफ्यूज मत करना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे, ठीक है। तो मैं न्यूक्लियस रब कर रही हूँ। न्यूक्लियस की ये है आउटर मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से एक्सटेंशन निकलती है बाहर, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन बाहर निकल रही है ना फोल्ड की तरह, ये फोल्ड हो के ट्यूब से बना देती है, तो इनको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये जो ट्यूब्यूल एक नेटवर्क बन रहा है, इसे हम पूरे को बुलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसा मानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से बना होता है, पर इसका ऐसा ना कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, तो हम ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। बस याद रखना कि न्यूक्लियस की लेयर से, आउटर मेम्ब्रेन से ऐसे नेटवर्क सा बन रहा है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं। ओके, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, और रेटिकुलम मतलब एक नेटवर्क की तरह। समझ आई बात? अभी नेटवर्क सेल में बहुत फैल जाता है। यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है ये, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। समझ आ रहा है कहाँ पे बात हो रही है? हम भूल तो नहीं गए? ठीक है, तो ये जो एक एक ट्यूब है इसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब देखो ये इतना बड़ा नेटवर्क होता है, ये क्या करता है? इनर ल्यूमन है ये। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सेंटर वाला पार्ट है ये इनर ल्यूमन है, या ल्यूमिनल स्पेस कह लो। अब देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ा रही हूँ, आराम से थोड़े ध्यान से एक चीज देखना, बड़ी सिंपल सी है। अगर ये सेल है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, और उसकी आउटर मेम्ब्रेन से बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है कि ये साइटोप्लाज्म को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो जो ल्यूमिनल स्पेस अंदर होती है उसे तो हम बुलाते हैं इनर ल्यूमन,
और जो बाहर वाला रीजन है ना जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है पड़ा है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये सारा का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है। समझ आई ये बात? तो ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर? ये मैम। राइट। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, जर्नली देखा गया है तो ज्यादा बिल्कुल न्यूक्लियस के पास वाले रीजन है उनके ऊपर आके एक ऑर्गेनेल लग जाती है, गोलू गोलू सी। क्या नाम है उसका? बेटा राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम आके इसके ऊपर लग जाते हैं। और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है सेल के अंदर, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने पढ़ा है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइट, समथिंग रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस। इवन न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे भी आपको राइबोसोम लगे हुए दिखाई देंगे, काफी सारे राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस हो, लेकिन हर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो ऑन द बेसिस हो किस राइबोसोम पे किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है और किस पे नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा लंबा वर्ड है, मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ। इट इज नोन एज ER। सो ER दो टाइप का होता है। देखो, अगर मेरे फेस पे कोई पिंपल नहीं हो तो मेरी स्किन एकदम स्मूथ है तो मैं कहती हूँ स्मूथ ER, यानी कि इसके ऊपर नो राइबोसोम, कोई राइबोसोम नहीं है इसके ऊपर। और अगर इसके ऊपर राइबोसोम लग जाएंगे तो खुरदुरा हो जाएगा ना। सो इफ आई हैव पिंपल्स तो मेरी स्किन थोड़ी सी स्मूथ नहीं रहती, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं हम उसको। तो राइबोसोम होता है इसके ऊपर। क्लियर? दोनों का फंक्शन अलग है। ठीक है, दोनों का फंक्शन पे क्वेश्चन आता है। चलो आगे। यस मैम। 5 मिनट पढ़े हैं, पढ़ लो फिर भाग जाना। ओके, तो स्मूथ ER और रफ ER के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। रफ ER इज एसोसिएटेड विद, ये पूछते हैं इसका फंक्शन क्या है। रफ ER के ऊपर कौन है? राइबोसोम। तो राइबोसोम किस काम में माहिर होता है? प्रोटीन रफ ER is associated with protein synthesis। पर ये कैसे होगा, सोचने की बात है ना। तो देखो यहाँ बना हुआ है रफ ER, ये रफ ER है, इसके ऊपर राइबोसोम बना देती हूँ। तो राइबोसोम क्या करेगा, देखो प्रोटीन बना रहा है, ये लेट्स से ये प्रोटीन की चेन बनाई उसने। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन है, इसने प्रोटीन की चेन बनाई और ये प्रोटीन की चेन इसके अंदर भेज देता है, ER के अंदर, रफ RER के अंदर। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस चेन को क्या करता है, मॉडिफाई। तो मैं इसमें थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो इस चेन की मॉडिफिकेशन करता है और उसके बाद वो इस चेन को बाहर निकाल देता है और आगे भेज देता है जहाँ पे उसको जाने की जरूरत है, गोल्जी के पास जाएगा ये। ठीक है, तो रफ ER पे क्या होता है, सरफेस राइबोसोम है, वो प्रोटीन बनाते हैं, अंदर भेजते हैं, अंदर जाके प्रोटीन मॉडिफाई होता है और फिर निकल के गोल्जी के पास चला जाता है। तो रफ ER इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, चलो। तो देखो, अब ये एनसीईआरटी की लाइन कैसे है, इट फॉर्म्स एंड सिक्रीट प्रोटीन। उसने बनाया भी, उसको मॉडिफाई भी किया प्रोटीन को, और उसको फिर सिक्रीट भी कर दिया। तो ये बनाता भी है, उसको मॉडिफाई भी करता है और सिक्रीट भी करता है। किसको? प्रोटीन को। तो RER प्रोटीन से रिलेटेड है। क्लियर? अभी भेज कहाँ देता है, ये भेज देता है गोल्जी के पास, क्योंकि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले ही पीछे देख लिया था यहाँ पर कि ER के बाद गोल्जी आएगा। राइट? यस मैम। ओके, ये तो RER की कहानी कंप्लीट होगी। सबको क्लियर है? अच्छा, मुझे बताओ कि जो ऑयल होता है, अगर ऑयल मैं अपने हाथों पर लगा दूं, ऐसे ऐसे करूं, तो कैसा फील होता है? ऑयल को हाथों पे लगा के स्लिपरी सा, स्लिपरी सा, है ना? स्लिपरी सेंसेशन रहती है। तो बस तुमको स्मूथ ER से याद रखना है, क्योंकि ये स्मूथ होता है तो ये काम भी वही करता है। SER इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ, इसकी सिंथेसिस करेगा ये ऑयल की करेगा, ये बेसिकली लिपिड्स की करता है, वैक्स की भी करता है ये। ठीक है, और ये स्टीरॉइड्स की भी करता है। प्लांट में स्टीरॉइड्स होते हैं? कोई हार्मोन प्लांट का ऐसा पड़ा था जो स्टीरॉयडल था? नहीं, प्लांट में नहीं होता। सोचो, प्लांट नहीं तो मस्कुलर ना हो जाता अजीब सा हो जाता। तो प्लांट में तो नहीं होते।
तो ऑयल की सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस, वैक्स की सिंथेसिस ये करता है। कभी पत्ते के ऊपर वो वैक्सी कोटिंग देखी है, स्मूथ ईआर से बनी है, ठीक है। लिपिड ऑयल की सिंथेसिस ये करता है। स्टीरॉइड, हमारी बॉडी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टीरॉइड बना रहा है। तो स्टीरॉइड किसको बनाने में काम आते हैं? स्टीरॉयडल हार्मोन्स। एक तो हम बाहर से लेते हैं, वो तो अब्यूज होता है। जो हमारी बॉडी में नेचुरल स्टीरॉयड बनते हैं वो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन स्टीरॉयडल है? सेक्स हार्मोन जितने हैं बेटा वो सारे स्टीरॉयडल है कॉम्पोजिशन में। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अबे सारे सेक्स हार्मोन स्टीरॉयडल होते हैं यार, इसलिए बाहर से ले लो तो ज्यादा एक्सेस में हो जाते हैं। कोई सेक्स हार्मोन बताओ, मेल या फीमेल में? टेस्टोस्टेरोन। 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 हाँ, फीमेल में? एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन। राइट, समझ आई? ऑक्सीटोसिन यो इज मैम। नॉट ए सेक्स हार्मोन, वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए काम आता है। जनरली प्रेगनेंसी में सिक्रीट होता है और मेरी बॉडी में थोड़ा थोड़ा अभी भी सिक्रीट हो रहा होगा। सो ऑक्सीटोसिन इज नॉट, और वो मिल्क को भी बॉडी से सिक्रीट करने में काम आता है। सिंथेसिस में प्रोलैक्टिन आता था, तो दैट्स नॉट ए सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू जर्म सेल फॉर्मेशन। तो जर्म सेल की फॉर्मेशन में काम आ रहा है, या फिर वो, या हम कहते हैं बेबी की ग्रो में काम आ रहा था, जैसे प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन नहीं है। समझ आई बात? यो मैम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तुम तो मरते ही चले जा रहे हो। ये लो, अभी यही बात हम यहाँ लिख देते हैं। स्मूथ ईआर यूज फॉर वैक्स की फॉर्मेशन, स्टीरॉइड की फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी तो चाहिए यार लिपिड वगैरह, और ऑयल्स की फॉर्मेशन, और ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी करता है। मैम तो क्या फीमेल की बॉडी में ओनली टाइम? नहीं, ऑक्सीटोसिन थोड़ा थोड़ा हम सबकी बॉडी में सिक्रीट होता रहता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा ताकि स्मूथ मसल इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो पाए और लेबर पेन जनरेट हो पाए। बिना ऑक्सीटोसिन के बेबी की डिलीवरी नहीं हो सकती, सर्विक्स डायलेट नहीं होता। तो फिर डॉक्टर्स बाहर से इंजेक्शन लगाते हैं सर्विक्स में ऑक्सीटोसिन का, ताकि वो डायलेट हो जाए, मतलब वो खुले और बेबी बाहर निकल पाए। तो मसल की रिलैक्सेशन के लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई भी करते हैं ड्रग्स को। तो जो ड्रग्स तुम लेते हो, कोई भी मेडिसिन तुम खाते हो, वो तुम्हारी बॉडी में जो उसको काम करना करेगी, लेकिन केमिकल का वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, तो उनको डिटॉक्सिफाई भी करना पड़ता है केमिकल को, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर होती है, ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल की जो कंजप्शन होती है, उसको भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए वो पार्टिकल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से होते हैं, ठीक है। और इट इज ऑल्सो अ साइट फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। सो देखो, अल्कोहल और ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी के किस पार्ट में होती है? इन लीवर। हाँ, कहते नहीं अमिताभ बच्चन, दारू पीने से लीवर खराब होता है, क्योंकि दारू जो जाती है ना सारी की सारी, उसके बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो सब लीवर के पास जाता है। लीवर के सेल के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तुम ज्यादा दारू पियो तो ज्यादा लीवर के पास जाएगी, तो सेल तो यही करता रहेगा। तो लीवर के सेल के पास बहुत ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर हद से ज्यादा हो जाता है, इसलिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोरेज हाउस फॉर कैल्शियम आयन। मसल याद है तुम्हें? मसल पड़ी थी? यस या मैम। मैम। मसल का ऐसा सेल होता था, उसके अंदर एक रेटिकुलम पड़ा था, क्या नाम था उसका जो कैल्शियम आयन रिलीज करता था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कॉपी खोल लो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मिला? नोट्स लेके आने को बोला था। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या रफ? देखो, सार्को तो हम इसलिए बोलते थे क्योंकि मसल के अंदर है, लेकिन ये स्मूथ वाला है या रफ वाला है? बेटा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो कैल्शियम आयन इसके पास होता है, जो मसल्स में कैल्शियम रिलीज होता है ना, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होती है। तो शुक्र मनाओ हमारे मसल के पास, सेल्स के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन अगर नहीं होता तो कंट्रैक्शन नहीं होती। क्लियर? इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। मसल्स याद है तुझे? रिपीट कर दूं? मसल याद है थोड़ी सी? और मैम जो पैरालाइज्ड होंगे उनमें तो फिर कैल्शियम आयंस के जो चैनल है वो ऊपर रहते हैं। यार वो बहुत तरीके की पैरालिसिस होती है। किसी किसी में जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, दैट आल्सो लीड्स टू पैरालिसिस। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द पैरालिसिस यू आर टॉकिंग अबाउट। देयर आर सो मेनी टाइप।
इवन जिनको शुगर ज्यादा होती है उनके पैर में सेंसेशंस खत्म हो जाती है, उनको फील नहीं होता पैर में कोई भी सेंसेशन। सो उसमें मसल का रोल नहीं है, मसल तब भी कॉन्ट्रैक्ट होती है पर सेंस नहीं होती। सो दैट डिपेंड्स। कोई केस बताना, मैं उसके रिस्पेक्ट में बता दूंगी। हाँ भाई, डन मैम। मसल वाली बच्ची का है बेटा, नोट्स खोल, वहां पे मसल देख, उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला। यस मैम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्को तो हमने मसल के नाम पे लिख दिया था, ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। अब क्वेश्चन ये स्मूथ वाला है या रफ वाला है, तो ये स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि स्मूथ वाले के पास ही बहुत सारे कैल्शियम होते हैं। तो जब उसको एप्रोप्रिएट सिग्नल मिलता है तो वो कैल्शियम रिलीज कर देते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके यस मैम। ओके, लिख लिया सबने? क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करता है या नहीं करता है, प्रोटीन की नहीं करता, याद रह जाएगा? यस मैम। ठीक है, तो आई स्टॉप।